चलिए मैं शुरू करता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। पहले तो होता क्या है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस या फिर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, दोनों कोरिलेटेड है अपने आप में। आपको एक सिंपली ऐसे पावर सीरीज दी जाती है समीशन ए एन जेड माइनस अल्फा टू दी पावर एन। यहाँ पे अल्फा को हम बोलते हैं कि ये पावर सीरीज का सेंटर है ना। और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पावर एन देगा, बट दिस इज लाइक बेसिक फॉर्म ऑफ अ पावर सीरीज। यहाँ पे हो सकता है कि पावर में कुछ और भी दे दे। is given power series and R is ROC, then we can find ROC like this। क्या करते हैं, लिमिट सुप्रीमम निकालते हैं ए एन प्लस वन अपॉन ए एन का इफ एग्जिस्ट फाइनेटली और इनफाइनेटली। एक और तरीका दैट विल बी वन अपॉन आर है ना, एंड वन अपॉन आर इज इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम ऑफ मोड ऑफ ए एन टू द पावर वन अपॉन एन। ये दोनों एक ही चीज है ना, मोड लगाने के बाद में फाइनेटली और इनफाइनेटली। सो ये कब, जब आपको समीशन ए एन जेड माइनस अल्फा टू दी पावर एन दे रखा हो, ठीक है। फिर ये जब आर यहां से हम इवेल्युएट कर लेंगे तो हम बोलते हैं कि जेड माइनस अल्फा मोड लेस देन आर, इसके अंदर से कोई भी पॉइंट उठाओ आप, यानी कि ये अल्फा पे आप मान लो अल्फा यहाँ है, ये अल्फा पे सेंटर और रेडियस आर का एक सर्किल खींच दो, इसके अंदर से कोई भी पॉइंट उठाओ आप तो आपकी पावर सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी। बाउंड्री के ऊपर से पॉइंट उठाओगे तो कुछ पता नहीं है कन्वर्ज करेगी नहीं करेगी, कर भी सकती है, ठीक है। और बाउंड्री से बाहर कोई पॉइंट उठाओगे तो वहां पे आपकी पावर सीरीज जो है वो डाइवर्ज करेगी। इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इस आर को। और ये जो पूरा अंदर का एरिया है इसे बोलते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज, ठीक है। निकालने का तरीका और होता क्या है, ये दो चीज। आगे क्या है, अब कभी कभी क्या करता है वो क्वेश्चन में यहाँ पे n की जगह कुछ और दे देता है पावर में, है ना। सो इफ यू हैव गिवन द पावर सीरीज इज लाइक दिस समीशन ए एन जेड माइनस अल्फा टू दी पावर सम जी एन वेयर जी एन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तब आर ओ सी क्या होगा, सेम ही कॉन्सेप्ट है। आपको यहाँ पे लिमिट सुप्रीमम लगाना है ना, लिमिट सुप्रीमम ऑफ ए एन टू दी पावर वन अपॉन जी एन, दैट विल बी वन अपॉन आर, ठीक है। अब अगर एक और तरीके का क्वेश्चन आता है कैसा, कि आपको समीशन ए एन जेड माइनस अल्फा टू दी पावर एन ऐसे एक पावर सीरीज, ऐसे डायरेक्ट पावर सीरीज देगा, अल्फा नॉन होगा, इक्वल टू सम एफ ऑफ जेड दे देता है ना। इन दैट केस द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस विल बी द नियरेस्ट सिंगुलरिटी फ्रॉम अल्फा ऑफ द फंक्शन एफ ना, जो सबसे पास में सिंगुलरिटी होगी अल्फा से। यानी कि ये मान लो आपका अल्फा है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है और पूरे जो फंक्शन के ये एफ जेड जो है वो दिया होगा नॉन होगा। मान लो इसके पास सिंगुलरिटी जो है वो यहाँ पे है ना, सो देन यू विल जस्ट ड्रॉ अ सर्किल, ये नियरेस्ट है मान लो, तो ये आपका आर ओ सी हो जाएगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना, अल्फा और उस सिंगुलरिटी की, दैट विल बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। एक्चुअली होती वही है कि नियरेस्ट सिंगुलरिटी की डिस्टेंस जो होती है सेंटर से, दैट इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। और वो जो सर्किल बनाते हैं, जो रेडियस होती है, डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का एग्जाम में कितना रोल है, आप कह सकते हो गेट में, नेट में, हर बार एक साल में या 2 पेपर 3 पेपर जो होते हैं उनमें एक क्वेश्चन तो आपका आरओसी का हर बार आया है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हर बार आता है, नंबर देके जाता है, साल में एक बार, है ना। तीनों में से गेट और नेट के 2 पेपर, उनमें से कहीं ना कहीं पक्का दिख जाता है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं आपको इसी सेगमेंट के। ये आपका पहला क्वेश्चन है जून 2012 का, 3 मार्क्स का, नेट जेआरएफ का। ट्राई कीजिए, तुरंत आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन में आपको लगने चाहिए 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट। होते ही बताइए मुझे, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले तो ऐसा था कि पावर सीरीज का क्वेश्चन फिक्स ही था, अब थोड़ा सा महंगा हो गया है नंबर लाना नेट में, है ना। कंपेरेटिवली इतना भी महंगा नहीं हुआ है, बट हाँ, पहले की कंपैरिजन में थोड़ा महंगा हो चुका है। सी, कुछ आंसर आए हैं मेरे पास, सी ही है सबका। आसान क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है आपके पास, फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकाल देना है। कोई इसमें वो नहीं है आपको कि इतना ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, है ना। तो
लेट मी जस्ट चेक। आपको दिया हुआ है यहाँ पे ए एन इक्वल टू 1/3 n, ठीक है, एंड अल्फा इज 1, सेंटर जो है वो आपका 1 है, दैट इज फाइन। फिर आपको दे रखा है जो पावर जो जी एन फंक्शन था वो दे रखा है 2n। सो वी जस्ट सिंपली नीड टू फाइंड आउट दिस a n to the power modulus 1 upon g of n, whatever the function of n it is. So in this case we have 2n, so we'll get 1 upon 2n, right? I'll get 1 upon square root 3। अब क्योंकि ये कांस्टेंट आ गया है तो लिमिट सुप्रीमम भी यही है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन r, है ना, ये होता है आपका आर ओ सी। तो इन दिस केस यू हैव r इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, यानी कि z माइनस अल्फा दैट मीन्स 1 मोड लेस देन स्क्वायर रूट 3 पे ये आपका कन्वर्जेंट रहेगा। बाउंड्री पे वी कैन नॉट से एनीथिंग, मे बी डाइवर्जेंट मे बी कन्वर्जेंट, एंड आउटसाइड द बाउंड्री इट विल बी डाइवर्जेंट फॉर श्योर। यहाँ पे बोल रहा है दिस इज गॉन, दिस इज ऑल्सो गॉन, दिस इज सेलेक्टेड, है ना, क्योंकि ये तो पूरी आर ओ सी आ गई। यहाँ पे इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 बोल रहा है, सो दिस इज ऑल्सो गॉन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर ओ सी का ही क्वेश्चन है, नेट जे आर एफ का ही 3 नंबर का, ये वाला ट्राई कीजिए। कंसिडर दिस पावर सीरीज एंड फाइंड इट्स आर ओ सी। ए, एक आंसर है मेरे पास ए। ए, चलिए ए है सबका। देखो यहाँ पे आपको जो पी एन दिया हुआ है वो दिया हुआ है एन टू दी पावर 50, है ना, जो ए एन है वो दिया हुआ है आपका एन टू दी पावर 50, ए एन इक्वल टू एन टू दी पावर 50, ठीक है। हम क्या करेंगे, आर ओ सी क्या होता है, 1 अपॉन आर इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम ऑफ मोड ऑफ ए एन टू दी पावर 1 अपॉन यहाँ पे जो भी पावर लगी हो वो, दैट इज एन। वी गेट लिमिट सुप्रीमम ऑफ n to the power 50 to the whole power 1 upon n. So we get limit supremum of n to the power 50 upon n, है ना, यही है। और इसकी लिमिट एज n टेंड टू इनफाइनाइट वी नो दैट दिस गोज टू 1, है ना, n to the power k by n goes to 1, है ना, दैट वी नो। अरे कहाँ गया, दैट n to the power k upon n goes to 1 as n tends to infinite for any k positive, है ना। सो दिस इज एक्चुअली 1, सो यू गेट r इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है ना, तो इसकी आर ओ सी 1 है। अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि अगर आपके पास में समीशन पॉलिनोमियल इन एन वॉट एवर डिग्री, फिक्स डिग्री के, इनटू z टू दी पावर n, इसकी आर ओ सी भी 1 ही आएगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है कितनी भी डिग्री का, उसकी आर ओ सी हमेशा 1 ही आएगी, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, जो हाईएस्ट पावर होगी उसको आप कॉमन ले लोगे तो ऐसा सा कुछ कॉमन आ जाएगा आपके पास में, और बाकी अंदर वाला सारा मिलके 1 पे चला जाएगा। हाँ, गुड इवनिंग सौम्यजीत, काफ़ी दिनों बाद। कैसे चल रहा है आपका? अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये वाला ट्राई कीजिए। ये वैसे रियल में भी काउंट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स में भी हो जाता है, बट अगेन इट्स क्वेश्चन ऑफ आर ओ सी।
अच्छा, अ, बिल्कुल बिल्कुल। कैसा चल रहा है आपका नई जगह पे? कैसे सेट हो पा रहे हो आप? हाँ, सी आंसर आया है मेरे पास कुछ लोगों का। मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ पावर सीरीज और उसके नेबरहुड का, है ना? सी, सबका आंसर सी है। नए क्वेश्चन देने का टाइम आ गया है क्या? हाँ, सब लोग तुरंत तुरंत आंसर कर दे रहे हैं। ROC इज 1। अच्छा, एक सेमेस्टर बचा है अभी आपका। ओके ओके ओके, प्री प्लेसमेंट लेके बैठे हुए हैं। सही है, बुलाते हैं एक दिन आपको वापस यहाँ पे, है ना? Let R denote the radius of convergence of the power series some k x to the power k। जो लोग नए हैं उन्हें पता नहीं है तो सौम्यजीत हमारे पास्ट बैच के हैं, और आपको इनका एक वीडियो मिल जाएगा ना यूट्यूब पे ही, हमारे साथ ही। इसकी ROC पूछा है अभी अभी मैंने आपको बताया था, है ना? ये दिस इज समीशन n टू दी पावर x टू दी पावर n समथिंग, है ना? समथिंग लाइक दिस, या ओके। सो हमें ROC निकालनी है तो दैट सिंपली वी कैन फाइंड, है ना? इसकी ROC जो है वो 1 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे n टू दी पावर 1 अपॉन n जो है वो आपका फिर से आएगा विच गोज टू 1। सो ROC इज 1। अब देख लेते हैं ऑप्शंस। इफ R इज ग्रेटर देन 0 एंड द सीरीज इज कन्वर्जेंट, देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट और माइनस R एंड R, है ना? तो वो आपका -1 और 1 पे बात कर रहा है, विच इज इनकरेक्ट ऑप्शन। X कन्वर्जेज एट -R, दैट इज ट्रू, है ना? क्योंकि समीशन -R यानी कि आप x को क्या पुट करोगे यहाँ पे? यू विल पुट x इक्वल टू -1, है ना? यू गेट -1 टू दी पावर n। नहीं, ये भी गलत हो गया, है ना? क्योंकि n से मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, सो दिस इज ऑल्सो गॉन, है ना? ओपन -1 से 1 में कन्वर्ट करेगा क्योंकि वो तो इसकी ROC है, दैट इज ट्रू। R इज 0 इज गॉन, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, थोड़ा नया। ये वाला सी का ही है। यहाँ पे दो फंक्शन दे रखे हैं आपको, यू हैव टू अगेन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। नो आंसर सो फार। बी एक आंसर आया है कि पहले वाले के लिए 1 है और दूसरे वाले के लिए 0 है। बी, सबका बी है, सब एग्री कर रहे हैं बी पे? हम्म, हम्म, या श्योर सौम्यजीत, बोला था PhD कर लो तुम, है ना? तो ऑप्शन ए में आपको दे रखा है
n log n z टू दी पावर n, है ना। तो आपका जो फंक्शन f है उसमें an इक्वल टू n log n, ठीक है ना। एंड आई नीड टू फाइंड आउट लिमिट सुप्रीमम ऑफ a n to the power 1 upon n, so I'll get n log n to the whole power 1 upon n, है ना। इसका मुझे चाहिए लिमिट सुप्रीमम, ठीक है। सो आई कैन डिस्ट्रीब्यूट द पावर, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव ही है n ग्रेटर देन 1 के लिए, n to the power 1 by n मल्टीप्लाइड बाई log n to the power 1 by n, है ना। दिस गोज टू 1 एंड दिस ऑल्सो गोज टू 1, क्योंकि 1 by n विल गो टू 0। तो जो फर्स्ट वाला केस है उसमें आपकी ROC जो है वो 1 आई है, ठीक है। सेकेंड वाले में अगर मैं देखूं तो an जो दिया हुआ है वो है आपका e टू दी पावर n स्क्वायर अपॉन n, एंड इफ आई टेक an टू दी पावर, यहाँ पे पावर n है 1 by n, आई गेट e टू दी पावर n अपॉन n टू दी पावर 1 by n विच इज डाइवर्जेंट टू इनफाइनाइट, है ना। तो ये आपका 1 अपॉन r है, so you get 1 upon r equal to infinite, which implies that r is 0, है ना। so in the second one your answer is 0, correct answer is option B। किसी को दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन में। सिंपल देखो, ROC का क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो, फॉर्मूला नहीं आता मजे करो, कोई ऑप्शन नहीं है ना। एक सिंपल सा फॉर्मूला है an टू दी पावर मोड ऑफ an टू दी पावर 1 अपॉन वट एवर द फंक्शन इज देयर फाई n, इसका आपको लिमिट सुप्रीमम निकालना है। उसके बाद में वो क्वेश्चन सीक्वेंस का बन जाता है कि आपको लिमिट निकालनी है सीक्वेंस की, या फिर लिमिट सुप्रीमम निकालना है किसी सीक्वेंस का। देन दिस क्वेश्चन इज नो लॉन्गर फ्रॉम द पावर सीरीज, है ना, नाउ इट्स क्वेश्चन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। तो फॉर्मूला लगाना स्टेप 1, फॉर्मूले के बाद में क्वेश्चन कैलकुलेट करना स्टेप 2। अगला क्वेश्चन आपका पावर सीरीज के सेगमेंट से ही ये वाला ट्राई कीजिए, ये जून 2018 का 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम जो रिजल्ट छपा है आपका पेपर में ना, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसके आगे मैं चलूँगा, अब आगे क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे आपके आइडेंटिटी थ्योरम से, है ना, उनके ऊपर चर्चा करेंगे हम। सो यू कैन से टेलर और लॉरेंट और मिक्स्ड ऑफ दैम, उन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। मैं कोई बोल रहा था अभी कि 20 में पेपर 20-22 में डिफ़िकल्ट आया था कॉम्प्लेक्स, तो मैं अब वहाँ से उठा लेता हूँ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ABCD सब सत्य है ना, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट बहुत कम छपे हैं पेपर में, बट छपे हैं। दिस इज़ वन ऑफ दैम, है ना, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन जो था वही आ गया, 4 के 4 रिजल्ट पेपर के अंदर। ऑल सीधे रिजल्ट हैं ये, इनमें कुछ भी लाइक क्या ही एक्सप्लेन करूँ मैं, है ना। प्रूफ सारों के मैंने करा रखे हैं वैसे पेपर में, सॉरी क्लास में। पहले वाले में मैंने रिजल्ट दिया हुआ है कि ये जो सेट दिया हुआ है ना, कहाँ से आ रहा है ये ए सेंटर जो है ना, ये सेंटर है ए, ये जिस सेट में से आ रहा है दिस सेट शुड बी अनकाउंटेबल। जैसे ही ये सेट अनकाउंटेबल हो जाएगा फंक्शन आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। अब कौन सी डिग्री का बनेगा दैट इज वी आर नॉट श्योर, बट पक्का बन पॉलिनोमियल जाएगा, है ना। ऑल यू नीड टू सी चेक वेदर दिस सेट, ये जो यहाँ पे सेट दिया वो अनकाउंटेबल है कि नहीं। यहाँ तो इसने साक्षात सी दे दिया, जैसे ही अनकाउंटेबल होगा सी हो जाएगा, है ना। इसका मतलब एक्चुअली ये है कि एफ का कोई ना कोई डेरिवेटिव आइडेंटिकली 0 हो जा रहा है, एंड दैट इंप्लाइज दैट द फंक्शन इज कांस्टेंट, सॉरी दैट डेरिवेटिव इज कांस्टेंट, है ना। यहाँ पे अगर किसी फंक्शन के पास लिमिट मिल जाए इनफाइनाइट किसी भी पॉइंट पे, इनफाइनाइट पे नहीं किसी भी पॉइंट पे, अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन के पास में किसी भी पॉइंट पे लिमिट इनफाइनाइट आ जाए, मतलब कि वहां पे पोल है। अब कौन से ऑर्डर का है, कैसा है, वो सब सेकेंडरी है। लिमिट मोड z टेंस टू इनफाइनाइट एफ जेड इज इनफाइनाइट इफ एंड ओनली इफ एफ हैज पोल,
ना पोल। अब यहाँ इनफाइनाइट की जगह मैं अल्फा कर लेता हूँ, पोल एट अल्फा, ठीक है ना। पोल लिमिट इनफाइनाइटली एग्जिस्ट इनफाइनाइटली एंड लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मींस पोल। एसेंशियल में लिमिट मिलती ही नहीं है, रिमूवल में लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, ठीक है ना। उसमें भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फंक्शन जो है वो आपका एंटायर है। यहाँ ध्यान रखना एंटायर दिया हुआ है, उसके बाद में ये सारे रिजल्ट लगा रहा हूँ मैं। यहाँ पे बोल रहा है फंक्शन एंटायर है और साथ में दे रखा है कि इनफाइनाइट पे फाइनाइट लिमिट दे रहा है, यानी कि फंक्शन आपका बाउंडेड हो गया, ठीक है ना। क्योंकि इनफाइनाइट पे तो वैसे ही लिमिट आ गई और उसके अंदर वाले पे वैसे ही फंक्शन एंटायर है, यानी कि इनफाइनाइट पे रिमूवल सिंगुलरिटी आ गई इसके पास में। और यू कैन से दैट द फंक्शन इज एनालिटिक इन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। ऐसे फंक्शन हमेशा कांस्टेंट होते हैं, है ना। सो दिस फंक्शन यहां से तो कांस्टेंट हो रहा है, कांस्टेंट, है ना, यहां से कांस्टेंट हो रहा है फंक्शन। अगर किसी फंक्शन के पास में इनफाइनाइट पे पोल आ गया है तो वो फंक्शन पक्का पॉलिनोमियल है ना। इफ ये अल्फा इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया ना, इन दिस केस इफ अल्फा इक्वल टू इनफाइनाइट इंप्लाइज एफ इज पॉलिनोमियल। अब कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, जिस डिग्री का पोल होगा इनफाइनाइट पे उसी डिग्री का, ठीक है। ये सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट है। तो ए इज ट्रू क्योंकि यहाँ पे अनकाउंटेबल सेट दिया हुआ है, बी इज ट्रू क्योंकि इनफाइनाइट पे लिमिट इनफाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, तो ये फंक्शन आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा, है ना, इनफाइनाइट पे पोल। बी इज ट्रू, सी इज ट्रू क्योंकि ये फंक्शन बाउंडेड हो गया है और एंटायर है, सो ये तो कांस्टेंट फंक्शन ही है एंड हेंस पॉलिनोमियल। अब ये जो डी ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर एक्सटेंशन ऑफ लियोलिस थ्योरम लग रखा है ना। क्या बोल रहा है आपको कि एफ ऑफ जेड मोड इज लेस इक्वल टू एम टाइम्स मोड जेड टू द पावर एन। अब एक्सटेंशन ऑफ लियोलिस थ्योरम क्या कहता है कि आपको ये जो पावर दे रखी है ये उठाना है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उठा लेना है, वो क्या आया आपका n, की दिस फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल डिग्री एट मोस्ट n। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड, 4 रिजल्ट सीधे सीधे पेपर में छप गए हैं, ठीक है ना। क्या वेलकम टू द क्लास उन्नति। आया है समझ में, ये रिजल्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं, पेपर में यहाँ से खूब क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार बार बार, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं दिसंबर का नेट एग्जाम का ही, 19 का, फिर आगे चलेंगे। ये वाला ट्राई कीजिए ना, सेशन खींचेंगे हम लंबा जितना खींच पाए, जब तक हम जाग रहे हैं तब तक, ठीक है। एटलीस्ट 10:30 तक कोशिश करते हैं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन या फिर मोस्ट ऑफ द एरिया जो पावर सीरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हम टेक केयर कर लें। ये क्वेश्चन है आइडेंटिटी थ्योरम का। आइडेंटिटी थ्योरम का कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन लगभग आपका हर पेपर में 99% तक प्रोबेबिलिटी रहती है कि आएगा ही आएगा। ये है 19 दिसंबर, 19 दिसंबर, ठीक है ना। क्या कहती है आइडेंटिटी थ्योरम, स्टेटमेंट क्या है। आइडेंटिटी थ्योरम कहती है अगर किसी फंक्शन, कोई एक फंक्शन एनालिटिक है और उसके जो सेट ऑफ जीरोस हैं, अगर उन सेट ऑफ जीरोस के पास एक लिमिट पॉइंट आ गया डोमेन में तो फंक्शन आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा। दैट इज आइडेंटिटी थ्योरम, ठीक है। अब उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, अगर दो फंक्शन एक ऐसे सेट पे एग्री करते हैं जिसके पास लिमिट पॉइंट है डोमेन में, तो वो दोनों फंक्शन एक जैसे ही होंगे, है ना। ये नेट में पूछ रखा था आपका, दिसंबर 19 का क्वेश्चन है ना? करिए ट्राई, देखिए। नो आंसर सो फार। चलो अब जो वो भी 21 के, पहले मैं ले लेता हूँ पेपर आपका फरवरी वाला ले लेते हैं, ठीक है ना, 22 का फरवरी।
आइडेंटिटी थ्योरम नहीं पढ़ी है क्या किसी ने? एक भी आंसर नहीं आया अभी तक। मैं तो 22 की तरफ जा रहा था। आप 19 में फंसे हो अभी तक। चलिए मैं ही करा देता हूँ। तो द क्वेश्चन इज डायरेक्टली ऑन द आइडेंटिटी थ्योरम। क्या है आइडेंटिटी थ्योरम का स्टेटमेंट को बताता हूँ पहले तो, और फिर हम सॉल्व करते हैं इसको। कहाँ गया? क्या कहता है आइडेंटिटी थ्योरम? इफ एफ इज फ्रॉम डी टू सी, डी कनेक्टेड है यहाँ पे, डोमेन है डी टू सी, एनालिटिक, ठीक है, एंड एफ ऑफ जेड इक्वल टू 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एस, सम सेट एस, इफ एस derived intersection D is non-zero, is non-empty, implies f of z equal to 0 for all z belongs to D. Yes. क्या कह रहा है ये कि अगर आपके पास जो फंक्शन के जीरोज हैं, है ना, s क्या सेट ऑफ जीरोज, अगर उसके पास में एक लिमिट पॉइंट आ गया जो डोमेन में भी है ना, दैट देयर इज अ लिमिट पॉइंट इन s, यानी कि सेट ऑफ जीरोज के पास लिमिट पॉइंट है जो डोमेन में भी है, तो फिर फंक्शन आपका जीरो ही रहेगा आइडेंटिकली। दैट्स आइडेंटिटी थ्योरम। अब इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है कि अगर आपके पास में f और g दो फंक्शन है d से c पे, d कनेक्टेड, एनालिटिक, ठीक है, एंड f ऑफ z इक्वल टू g ऑफ z हो गया फॉर ऑल z बिलोंग्स टू सम सेट s, है ना, कुछ s दिया हुआ है यहाँ पे, एंड s इंटरसेक्शन d डेराइव्ड इज नॉन एम्प्टी, यानी कि f और g दोनों जो है वो एक जैसा बिहेव करते हैं किस पे, एक सेट s पे जिसके पास एक लिमिट पॉइंट है डोमेन में, दैट विल सिंपली इंप्लाई दैट f ऑफ z इज इक्वल टू g ऑफ z फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, z बिलोंग टू d, है ना, जो डोमेन है वो जहां जहां एनालिटिक है और कनेक्टेड डोमेन में। यानी कि अगर दो फंक्शन ऐसे सेट पे एग्री कर गए जिसके पास डोमेन में लिमिट पॉइंट है, तो वो फंक्शन आइडेंटिकली एग्री करेंगे। इस एक कॉन्सेप्ट से इतने क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं में से एक ये क्वेश्चन है जो मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, हमें ये देखना है कि फंक्शन जो है, अब यहाँ पे डोमेन क्या दिया, f इज फ्रॉम c टू c एनालिटिक, यानी कि यहाँ पे एंटायर फंक्शन दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ लिमिट पॉइंट ढूंढना है अब, क्योंकि c से बाहर कहाँ जाएगा अगर कोई लिमिट पॉइंट आ गया तो, ठीक है। z नॉट बिलोंग्स टू c, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नाउ लेट्स सी वन बाय वन। अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि f ऑफ 1 बाई n इक्वल टू z नॉट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसको छोड़ देता हूँ एक बार में, ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे सच में कॉन्स्टेंट, यहाँ पे भी हो ही जाएगा, ठीक है ना। f ऑफ 1 बाई n इक्वल टू z नॉट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी कि यहाँ पे जो सेट दिया हुआ है वो आपको क्या है, s इज इक्वल टू 1 अपॉन n, n बिलोंग्स टू n, ठीक है।
ये सेट दिया हुआ है ऑप्शन 2 में। व्हाट वी हैव टू चेक, वी हैव टू चेक कि इस सेट के पास में लिमिट पॉइंट है या नहीं सी में। इस सेट के अगर मैं डेराइव्ड सेट निकालूं तो मेरे पास आया सिंगलटन 0, तो दिस सेट हैज अ लिमिट पॉइंट इन सी। यानी कि एक तो ये फंक्शन जो आपका एफ ऑफ जेड है और एक फंक्शन जो कांस्टेंट है जी जेड विच इज जेड नॉट, ये दोनों फंक्शन इस एस पे एग्री कर रहे हैं, एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, और इस एस के पास में डोमेन के अंदर एक लिमिट पॉइंट है। अभी अभी हमने देखा आइडेंटिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर दो फंक्शन ऐसे सेट पे एग्री करे जिसमें डोमेन के पास लिमिट पॉइंट हो, सॉरी उस सेट के पास लिमिट पॉइंट हो डोमेन में, तो वो फंक्शन एक जैसा ही बिहेव करते हैं, राइट। यानी कि यहां से क्या मिल जाएगा आपको बाय आइडेंटिटी थ्योरम, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जी ऑफ जेड, यहाँ पे जी ऑफ जेड क्या कांस्टेंट, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, यानी कि फंक्शन कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। सो ऑप्शन 2 इज ट्रू। अगर कोई फंक्शन इस सेट पे 1/n n बिलोंग्स टू n पे कांस्टेंट है और एंटायर है, तो उस फंक्शन को कांस्टेंट होना पड़ेगा। डन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब तीसरे में बोल रहा है f ऑफ n इक्वल टू जेड नोट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यहां पे जो सेट दिया हुआ है आपको क्या दिया है, n दिया है ना। सो इन दिस केस योर सेट इज इक्वल टू n, सेट ऑफ ऑल नेचुरल्स। अब अगर इस सेट के पास मैं डेराइव निकालूं तो एम्प्टी आ रहा है, इस सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है डोमेन में, तो जरूरी नहीं है कि ये फंक्शन दोनों एक जैसे हो जाए। जैसे कि मैंने z नोट को ले लिया आपका 0, ठीक है ना। अब मुझे क्या दिया हुआ है कि f ऑफ n इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो क्या फंक्शन अब कांस्टेंट हो जाएगा? जरूरी नहीं है, मेरे पास काउंटर एग्जांपल है, मैं आराम से कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। आप लीजिए साइन z पाई और पाई z, ठीक है ना। यहां पे आप आराम से देख लो, जब आप n रखोगे z की जगह पे यू विल गेट 0। इज फंक्शन कांस्टेंट? नो, इट इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। सो फॉर ऑप्शन सी वी हैव अ काउंटर एंड हेंस द ऑप्शन इज इनकरेक्ट। डन। अब फोर्थ वाले में क्या दे रखा है, f ऑफ r इक्वल टू जेड नोट फॉर ऑल r बिलोंग्स टू q इंटरसेक्शन 0 1। यहां पे सेट s क्या दिया हुआ है आपको, s इक्वल टू q इंटरसेक्शन 1 2, सारे 1 2 के बीच के रैशनल नंबर। मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या इस सेट के पास में s के पास में डोमेन के अंदर लिमिट पॉइंट है, यस और नो। ये जो सेट s दिया हुआ है, क्या इसके पास सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स में लिमिट पॉइंट्स हैं, हाँ या ना? अरे दोस्तों, इस सेट के सारे लिमिट पॉइंट कौन है, s डेराइव्ड 1 to 2, ये पूरे के पूरे, ये इतने सारे लिमिट पॉइंट है, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन के पास है ना। ये फंक्शन जो है आपका एक ऐसे सेट पे कांस्टेंट है जिसके पास में लिमिट पॉइंट है डोमेन में, तो अब फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा बाय आइडेंटिटी थ्योरम, ठीक है ना। सो दिस आल्सो इंप्लाई दैट फंक्शन इज कांस्टेंट, फाइन। यानी कि इसमें आपको सिर्फ ये चेक करना था सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में कि क्या उन सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट है। जैसे लिमिट पॉइंट होगा वो सी में तो आएगा, डोमेन सी है यहाँ पे, ठीक है ना। सो ऑल यू हैड टू चेक इज वेदर द सेट हैज लिमिट पॉइंट और नॉट। लिमिट पॉइंट आया, डन, नहीं आया तो वैसे डन। सो सेकंड एंड फोर्थ आर सेलेक्टेड, ठीक है। बाकी का हमें देखना पड़ेगा, सेकंड इज फाइन, फोर्थ इज फाइन, दे आर करेक्ट, थर्ड इज गोन। अब फर्स्ट को देखना है, f कैन टेक z नोट एट फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स इन 1/n n बिलोंग्स टू n। बोल रहा है कि f ऑफ z इज इक्वल टू z नोट हो सकता है z बिलोंग्स टू 1/n फॉर सम फाइनाइट पॉइंट, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, ऐसा कुछ बना लीजिए, f ऑफ z इज इक्वल टू z -1 z -1/2, ठीक है, z -1/3, ये फंक्शन ले लिया हमने। अब ये f ऑफ z इक्वल टू 0 फॉर ऑल है ना, फॉर z इज इक्वल टू 1 1/2 1/3। तो फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे ये फंक्शन एक कांस्टेंट दे रहा है ना। ये आपका उल्टा कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा है कि फाइनाइट सेट पे ही सिर्फ z नोट आए, ठीक है ना। बट दिस इज नॉट काउंटर ऑफ द आइडेंटिटी थ्योरम, है ना, कि इसमें से कुछ पॉइंट पे फंक्शन कांस्टेंट हो जाए, चलेगा, क्या दिक्कत है। सारे पे हो जाए या फिर इसमें से इनफाइनाइट पे हो जाए तो फिर फंक्शन को कांस्टेंट होना पड़ेगा।
अदरवाइज हो सकता है कि फाइनाइटली मैनी पे ही है ना, यहाँ पे लिखा है वी कैन टेक z नोट एट फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स इन 1/n ना, ओनली भी नहीं लिखा है, ये तो एकदम गरीबों वाला है। तो करेक्ट आंसर्स आर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो मैं अगले में मूव करता हूँ। एनीवन एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? देखो ऐसे ये जो आइडेंटिटी थ्योरम का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार लगातार मिलते रहेंगे। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम यू आर फेसिंग सच क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ऐसे, और पेपर में इस बार भी आएगा ऐसा ही कुछ, एक तो पक्का। किसी को दिक्कत है तो बता दो, डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है, ढंग से एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं अगर आ रही है दिक्कत तो। एनीवन, एनी ऑप्शन? क्या हो, मेरा मेरा डब्बा बंद हो गया, कमेंट नहीं आ रहा है। ओके ओके ओके, आई चेक। एक डाउट है, प्रीवियस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन अगर एफ जेड इक्वल टू साइन जेड तो एटलीस्ट वन ए एन इज जीरो बट साइन जेड नॉट पॉलिनोमियल, तो ऑप्शन वन फॉल्स। आप कौन से पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? लेट मी जस्ट गो बैक टू दैट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, ऑप्शन ए में बोल रहे हो कि इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना आप, मैजिक मैथ है ना? अच्छा, 1 to 4, ओके। इसमें ये क्या बोल रहा है ना, फॉर एनी ए बिलोंग टू सी, है ना, तो आपका जो साइन जेड है वो इसमें काम नहीं कर पाएगा, है ना। एटलीस्ट वन ए एन शुड बी जीरो फॉर एनी ए बिलोंग टू सी, कि आप कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर चूज करो, उसके ऊपर कोई ना कोई डेरिवेटिव जीरो आएगा ही आएगा। दैट्स व्हाट इट्स। ए एन जीरो होने का मतलब क्या है? डेरिवेटिव जीरो होना, nth डेरिवेटिव जीरो होना ना, ये डेरिवेटिव तो है यहाँ पे ए एन, डेरिवेटिव अपॉन फैक्टोरियल एन और समथिंग, ठीक है ना। तो जब आप ये बोल रहे हो ना कि अगर आपने साइन जेड ले लिया तो साइन जेड जो है वो, उसमें आपके पास कोई न, हर कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई ना कोई डेरिवेटिव जीरो होगा, ऐसा नहीं है। साइन जेड का पहला डेरिवेटिव करोगे वो सिर्फ एन पाई टाइप के नंबर पे ही जीरो होगा, सब पे नहीं होगा, ठीक है ना। आपको चाहिए हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कोई ना कोई डेरिवेटिव तो जीरो हो ही हो, ऐसा फंक्शन सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है। डन है? आई होप इट इज फाइन। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन है आपका 2022 का, ठीक है, February 2022 का। ट्राई दिस क्वेश्चन आउट। फोन बंद हो गया मेरा, तभी मैं कमेंट्स नहीं देख पा रहा था, ठीक है ना। सो आई विल चेक योर कमेंट्स हियर। या इट्स फाइन रेनो, सबको ठीक है? ऑडियो वीडियो काम कर रहा है ठीक से? अभी है टाइम, आराम से 10:30 11 तक पढ़ेंगे आराम से, अभी है मेरे पास टाइम, है ना। आज कोई दूसरा प्लान नहीं है मेरा। करिए ट्राई। जैसे ही हो जाता है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये 22 का है क्वेश्चन, आपको तो डेट डाल दूं, अच्छा लगेगा। ये है आपका February 2022 का। let f is an entire function such that f satisfy this equation, this inequality actually, then what can you say about the function, है ना। उसके डेरिवेटिव्स और उनके बारे में बात कर रहा है। ट्राई दिस आउट, इट्स लाइक अ फाइन क्वेश्चन। कैच करना पड़ेगा, पूछा कहाँ से, एक बार कैच हो गया तो सोल्व हो जाएगा।
एनी आंसर? अभी तक तो कोई आंसर नहीं है मेरे पास. इट्स रियली अ गुड क्वेश्चन है ना. वो जो बोल रहा था ना कि कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन थोड़े टेढ़े हो रहे हैं, तो ये उन्हीं टेढ़ों में से एक क्वेश्चन है. ठीक है, करा दूं मैं ये क्वेश्चन है आपका एक्सटेंशन ऑफ लिविलियस थ्योरम से. ठीक है, एक कोफिशिएंट ऐड करने से लिविलियस थ्योरम में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो. यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ. ठीक है, बी एंड सी, टू टू थर्ड फोर्थ हिंट दे रहा हूँ. एक्सटेंशन ऑफ लिविलियस थ्योरम, अब ट्राई कर लो. हिंट, एक्सटेंशन ऑफ लिविलियस थ्योरम. हाँ, लिविलियस थ्योरम से एग्जैक्टली. वो अगर कैच हो गया ना, आपका क्वेश्चन हो गया. अगर आपने कैच कर लिया कि क्वेश्चन लिविलियस थ्योरम से, तो आपका हो जाएगा. देखो आपको क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन क्या है. f इज एन एंटायर फंक्शन सच दैट दिस इक्वेशन f सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, है ना. देखो, अब अगर f एंटायर है तो z इंटू एफ जेड भी एंटायर होगा, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट. -1 करोगे तो भी एंटायर आएगा, और साथ में एक्सपोनेंट ऐड कर दोगे तो भी एंटायर होगा. यानी कि आप लिविलियस थ्योरम f पे ना लगा के ये जो पूरा एक्सप्रेशन दिया है इस पे लगाइए. ये एक फंक्शन है gz. ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, g इज फ्रॉम c टू c, एनालिटिक, और साथ में क्या दिया है, g ऑफ z मोड इज लेस इक्वल टू 1 प्लस मोड z फॉर ऑल z बिलोंग टू c. ये दिया है ना. यहां से सीधा सीधा क्या कर लोगे आप, दिस इंप्लाइज दैट g ऑफ z इज इक्वल टू a नोट प्लस a1z, है ना, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 एट मोस्ट, एक्सटेंशन ऑफ लिविलियस थ्योरम. फाइन. सो a नोट प्लस a1z फॉर ऑल z बिलोंग टू c, ये आ गया. अब g की वैल्यू वापस रख लो. अब क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट, अच्छा डेरिवेटिव बोल रखा है f का 0 पे जो है वो -1 आएगा, सो दैट वी हैव टू चेक, है ना. एक तो 0 पे डेरिवेटिव पूछ रखा है, एक 0 पे डबल डेरिवेटिव पूछ रखा है. ये दो चीज आपको निकालनी है ना. तो मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने g का वैल्यू रखा तो क्या आएगा, आ जाएगा आपके पास, यू विल गेट z टाइम्स, है ना, z टाइम्स f ऑफ z -1 प्लस e टू दी पावर z इज इक्वल टू सम a नोट प्लस a1z. नाउ आई विल डिफरेंशिएट दिस, सो आई विल गेट z का डेरिवेटिव किया, मेरे पास आया एफ जेड. ठीक है, और फिर मैंने इसको डेरिवेटिव किया, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ ना, प्लस z टाइम्स एफ डैश जेड. ठीक है, -1, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, प्लस e टू दी पावर z इज इक्वल टू a1. ठीक है ना, यही आ रहा है. तो यही रहा है. मुझे चाहिए एफ डैश 0, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा एफ डैश 0. यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से आगे कैसे प्रोसीड करें. डबल डेरिवेटिव चाहिए तो एक डेरिवेटिव तो और करना ही पड़ेगा आपको इसका, बट अगर यहाँ से मुझे एफ डैश जेड मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, है ना. यहाँ से तो नहीं मिल रहा है, एक और बार करना पड़ेगा, एक बार और करना पड़ेगा. यहाँ से तो नहीं मिल रहा है, एक बार और डेरिवेटिव करता हूँ मैं तो यहाँ से आ जाएगा ना. एक बार और करते, देखो एफ डैश जेड. अच्छा, अब ये डेरिवेटिव क्यों कर पा रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखना. ये डेरिवेटिव मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि f एनालिटिक है, तो इसके सारे डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेंगे. एफ डैश जेड प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, z का डेरिवेटिव कर दिया तो एफ डैश जेड अगेन, है ना, दो बार आ गया. फिर प्लस एफ जेड टाइम्स एफ डबल डैश जेड प्लस ई टू दी पावर जेड इक्वल टू 0. यहाँ से आप डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल सकते हो. ठीक है ना, 1/2 आ गया ना, -1/2, इसमें आप 0 रख दो, z इक्वल टू 0, आपको मिल जाएगी ऑप्शन सेकंड. अगर मैं एक बार और डिफ्रेंशिएट करता हूं इसको तो क्या मिलेगा मुझे, एफ डबल डैश जेड
अच्छा ये डायरेक्ट ट्रिपल 2 टाइम्स कर देता ना, 2 टाइम्स एफ डबल डैश जेड, ठीक है, क्योंकि ये भी एफ डैश जेड है, ये भी एफ डैश जेड है, प्लस जेड का करूँगा तो दैट विल अगेन गिव मी एफ डबल डैश जेड, एंड प्लस जेड को मैंने छोड़ दिया, सो जेड टाइम्स एफ ट्रिपल डैश जेड प्लस ई टू दी पावर जेड इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से मेरे पास में ये 3 टाइम्स, इसमें जब मैं z इक्वल टू 0 रखूंगा तो मुझे ये 2 + 1 -1/3 आ जाएगा आपका, ये भी ठीक है। अब आपको चाहिए ट्रिपल डेरिवेटिव, तो एक बार और इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो दैट यू कैन ऑल्सो डू, है ना। एक तो ये तरीका है, एक आई थिंक आप पावर सीरीज से भी इसको सोल्व कर सकते हो ना, 3 डेरिवेटिव निकालने के बजाय यहाँ से आप पावर सीरीज खोलो, बट वो भी फंसेगा ही, है ना, क्योंकि यहाँ पे अननोन्स है आपके पास में, बट z से डिवाइड करोगे तो a नोट अपॉन z, एंड ठीक है, बेटर कि यही कर लो, ये सेफ एंड साफ सुथरा लग रहा है, ठीक है ना। तो अब जब आप एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो 2 तो यहाँ से आएंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से, है ना, 2 और 1 3 आ रहा है क्या, फोर्थ वाला भी आ रहा है क्या, किसी ने ट्राई किया है? फोर्थ वाला भी ट्राई कर लेना अगर किसी ने ट्राई किया है तो, आ रहा है फोर्थ यहाँ से है, एफ 2 टाइम्स एफ डबल डैश जेड और एक एफ डैश जेड आगे से आ जाएगा, सो विल गेट 3 अगेन, है ना। तो ये ट्रिपल डेरिवेटिव भी -1/3 आएगा, तो ये भी जाएगा आपका, देख लेना एक बार। करेक्ट आंसर जो है मेरे अकॉर्डिंग आपके सेकंड एंड थर्ड होने चाहिए। अगेन तरीका मैटर करता है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो, जो कि आई थिंक क्लियर है, ठीक है। चलिए अगले पे, ये वाला ट्राई करिए, ये जून 19 का क्वेश्चन है आपका। आज का हमारा गोल है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ओनली कॉम्प्लेक्स। एक अच्छा क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स का, वो मैं कराता हूँ आपको, ठीक है। ये भी आइडेंटिटी थ्योरम से ही है वैसे। यहाँ पे हम जो क्वेश्चन उठा रहे हैं वो आइडेंटिटी थ्योरम, एक्सटेंशन ऑफ लिवलियस थ्योरम, इन्हीं के नेबरहुड से है सारे के सारे। आप कहो तो मैं बिना PYQ के वो भी उठा सकता हूँ मैं। निशांत शर्मा बोल रहे हैं आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे निशांत। क्वेश्चन है आपके लिए फिर बर्थडे पे ना, रामानुजन के साथ ही थे कि थोड़ा आगे पीछे हो गए थे, थोड़ा सा हिसाब गड़बड़ा गया? नहीं, आज वैसे नेशनल मैथमेटिक्स डे है ना? तो यहाँ पे वो एक जना पोस्टर बनाया था ना फिबोनाची का, गोल्डन रेशियो का, है ना। तो गोल्डन रेशियो बना रहा है वो, ऐसे मोनालिसा के फेस पे ना, मोनालिसा की जो पेंटिंग है ना उसके फेस पे गोल्डन रेशियो बना रहा है, देखो बोले। आदमी के कान में गोल्डन रेशियो बना रहा है कहीं भी घुसा दो, शेयर करूंगा, मुझे मिला था मैथमेटिक्स। आज के टाइम में रामानुजन होते तो सोचो, इतने सारे रिसोर्सेज के साथ में। मुझे एक जना बोलता है कि आ, कि आज रामानुजन होते तो वो भी टिकटॉक वीडियोस देखते रहते और रील्स देखते रहते यूट्यूब वगैरह पे, और कुछ काम नहीं कर पाते, है ना। उनके लिए भी डिफिकल्ट हो जाता आज के टाइम पे। देख बताया तो सही अभी तो रीजन सब रील बनाने में बिजी है ना, बचपन से ही। लोग बोलते हैं इस जनरेशन के लिए क्यों पानी बचा रहे हैं हम, है ना ये देखो, बोले इन्होंने बनानी तो रील है। चलिए ये क्वेश्चन है आपका जून 19 का। लेट मी गो थ्रू वन बाय वन ऑप्शंस। आपको दिया एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू z³ + 1 एंड साइन z², ये दो एंटायर फंक्शन का प्रोडक्ट है, सो एफ इज एंटायर, देर इज नो डाउट अबाउट दिस।
So f is an entire function. Now let's move to the options. u from r2 to r is infinite differentiable. अब u निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि u जो है वो एक एंटायर फंक्शन का रियल पार्ट है. अब अगर f एंटायर है तो उसके सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना. तो u के भी सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे. अगर u के सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो f एंटायर हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना. उनको हार्मोनिक कॉन्जुगेट और ये प्रॉपर्टी भी फॉलो करनी पड़ती है. सो ऑप्शन ए इज ट्रू. इसका उल्टा ट्रू नहीं है. इफ u इज इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल देन f इज एनालिटिक. नो, ठीक है. इफ f इज एनालिटिक देन इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल, ठीक है. दे आर हार्मोनिक एज वेल. u इज कॉन्टिन्यूस नीड नॉट डिफरेंशिएबल, गलत हो गया. अगर किसी एंटायर फंक्शन का रियल या इमेजिनरी पार्ट बाउंडेड हो जाए तो लिवलियस थ्योरम कहता है फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा. आपका फंक्शन कांस्टेंट तो है नहीं, है ना. रिजल्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट एनी ऑफ देम इज बाउंडेड देन फंक्शन विल बिकम कांस्टेंट प्रोवाइडेड इट इज एंटायर, है ना. एंटायर का जो रेंज होता है वो डेंस होता है सी में, तो कोई भी पार्ट बाउंडेड नहीं हो सकता. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. u इज अनबाउंडेड, ठीक है. अब इसमें बोल रहा है f can be represented by an absolutely convergent power series summation a and z to the power n for all z belong to c. कि आप कोई भी z belong to c चूज करो, आप इसको ऐसे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज में रख सकते हो नेबरहुड ऑफ जीरो में, है ना. दैट इज ट्रू क्योंकि आपका फंक्शन जो है वो एंटायर है. सो देयर इज नो डाउट अबाउट डी एज वेल, ना, क्योंकि इसकी जो ROC है वो इनफाइनाइट है. तो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स, है ना, जीरो के नेबरहुड में आप हमेशा इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो ना, इस सीरीज को. सो करेक्ट आंसर आर ए एंड डी, ठीक है. चलो आगे. ये देखिए, ये मुझे अच्छा लगता है क्वेश्चन, वैसे तो आप ट्राई कीजिए. ये भी आइडेंटिटी थ्योरम के नेबरहुड से ही है या फिर जीरोज की प्रॉपर्टी से ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए. आइडेंटिटी थ्योरम से कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ. मुझे लगता है आइडेंटिटी थ्योरम में आपको दिक्कतें हैं अभी, जिस टाइप से लोग बोल रहे हैं. तो इस क्वेश्चन को मैं बाद में लेता हूँ, पहले आप ये देख लीजिए. आइडेंटिटी थ्योरम का थोड़ा आसान क्वेश्चन, फिर वापस उस पर चलेंगे. वो तो एकदम अंदर तक आइडेंटिटी थ्योरम तक जाता है ना. ये ट्राई कर लीजिए. विल गो बैक टू दैट क्वेश्चन. अरे कर रखा है क्या? ठीक है, कर रखा है. अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर ठीक. अनकाउंटेबल होना चाहिए. ऑल सब सेलेक्ट कर दें. ये क्वेश्चन है आइडेंटिटी थ्योरम से, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है ना. अगेन आपको क्या दिया है, वही वो f इज एनालिटिक ऑन c, यानी कि पूरे c पे दिया हुआ है एंटायर. आपको सिर्फ ये चेक करना है ना. ये दिया है कि द सेट ऑफ जीरोस ऑफ f कंटेन्स दीज सीक्वेंसेस. आपको सिर्फ ये चेक करना है कि इन सीक्वेंसेस में से किसके पास लिमिट पॉइंट है c में, और वो लिमिट पॉइंट कौन सा होना चाहिए, नॉन रिकरिंग होना चाहिए. इसके पास लिमिट पॉइंट है 0 और नॉन रिकरिंग है, सेलेक्टेड. इसके पास लिमिट पॉइंट है 0 और नॉन रिकरिंग है, सेलेक्टेड. इसके पास भी लिमिट पॉइंट है 0 और नॉन रिकरिंग है, सेलेक्टेड. अब यहाँ पे क्या है, an इक्वल टू 1 अपॉन n इफ 4 डिवाइड डजंट डिवाइड n एंड 1 अपॉन n इफ 4 डिवाइड्स n, है ना. तो यहाँ से तो लिमिट पॉइंट नहीं मिल रहा, बट सीक्वेंस के पास एक लिमिट पॉइंट तो मिल रहा है ना. जो आपका a4n है वो आपका 1 अपॉन 4n है, विच गोज टू 0, है ना. सो एक सब सीक्वेंस मिल गया ना. ये एक नॉन रिकरिंग लिमिट पॉइंट हमें मिल गया, और हमें एक ही चाहिए था. वी जस्ट रिक्वायर 1, है ना. एक से ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, हमारा काम एक से हो जाएगा. बट आपको क्या, किन चीज़ों का ध्यान रखना है ना. आपको ध्यान रखना है कि डोमेन के अंदर होना चाहिए, वो बाहर नहीं जाना चाहिए लिमिट पॉइंट, ठीक है. अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम. यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, let k is a subset of C and bounded set. HC denote the set of all entire function, ठीक है ना. HC denote the set of all entire function, यानी कि HC जो है आपके पास वो है set of all functions, function from C to C,
एनालिटिक, ठीक है, ये एच सी आ गया। अब एंड सी के डिनोट द सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शंस ऑन के, आपको अब एक दिया हुआ है सी के क्या है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, फंक्शन फ्रॉम के, कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन के टू सी कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, कंसीडर द रेस्ट्रिक्शन मैप आर फ्रॉम एच सी टू सी के, मैंने एक मैप बनाया आर फ्रॉम हियर एच सी टू सी के। रेस्ट्रिक्शन मैप क्या होता है कि आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन एच सी में है वो सी के में तो है ही, अगर कोई फंक्शन पूरे सी पे एनालिटिक है तो वो के पे कॉन्टिन्यूस तो होगा ही ना, है ना। तो उस फंक्शन को वहीं पे मैप करा देना, यानी कि यहाँ पे आपने एक फंक्शन उठाया एफ, वो पूरे सी पे, है ना, वो सी पे एनालिटिक है, यानी कि एंटायर है, इसकी इमेज क्या आएगी, इसी फंक्शन को के पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया, जो कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, यहाँ पे भी तो फंक्शन ही है, तो एफ के पे मैप करा दिया, ये करा दिया, ठीक। अब क्या बोल रहा है, दिस मैप इज इंजेक्टिव, यानी कि बोल रहा है कि ये मैप जो है वो 1 1 है, इफ वॉट, अंडर वॉट कंडीशन दैट द मैप इज 1 1। अब हमें देखना है कि ये मैप 1 1 कब होगा, यानी कि क्या बोल रहा है ये कि जितने आपके पास में के ऊपर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है उतने ही आप ना हर हाँ वही बोल रहा है एग्जैक्टली इंजेक्टिव, कि एफ के इक्वल टू जी के हो गया इंप्लाइज एफ इक्वल टू जी, यही बोल रहा है। यानी कि अगर कोई दो एंटायर फंक्शन के पे एग्री कर गए सेट के पे, तो वो पूरे सी पे एग्री करने चाहिए, ठीक है ना। आइडेंटिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई दो फंक्शन एक ऐसे सेट पे एग्री करे जिसके पास लिमिट पॉइंट आ जाए डोमेन में, तो वो पूरे सी पे एग्री करते हैं, प्रोवाइडेड दे आर एंटायर, वही थ्योरम है यहाँ पे, है ना। ये फंक्शन, ये आर जो है, रेस्ट्रिक्शन जो है, ये 1 1 होगा, यानी कि इस के से, सेट के से आपका फंक्शन जो है वो यूनिकली डिटरमाइन हो जाना चाहिए, और यूनिकली डिटरमाइन कब होगा, जब के पास एक लिमिट पॉइंट आ जाए, तो हम आइडेंटिटी थ्योरम लगा पाएंगे इस पे, है ना, वही बन जाएगा फिर पूरे सी पे भी। तो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज, ठीक है ना, आई थिंक इट्स क्लियर। नहीं हाँ वो ठीक है, आप डिस्कार्ड कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज गिव यू द कॉन्सेप्ट कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है ना। ये क्या बोल रहा है कि अगर आप कोई एक फंक्शन उठा रहे हो जो सी पे एंटायर है, आप उसको सिर्फ के पे अगर मैं आपको दे दूं तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाओ, यही कहना चाह रहे हैं आप। तो ऐसी क्या कंडीशन लगाऊं मैं के पे कि आपको मैं सिर्फ के पे दे दूं तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर लो, है ना। तो आइडेंटिटी थ्योरम क्या कहता है, अगर आपको लिमिट पॉइंट मिल गया तो आप पूरे फंक्शन को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, अगर के अंदर एक लिमिट पॉइंट है, फंक्शन जैसी हरकत के पे करेगा वैसी ही पूरे सी पे करेगा अगर एंटायर है तो, है ना। यानी कि हमें सिर्फ के अंदर एक लिमिट पॉइंट चाहिए, कॉम्पैक्ट होगा लिमिट पॉइंट की गारंटी है, नहीं गारंटी है, कनेक्टेड होगा लिमिट पॉइंट की गारंटी है, नहीं गारंटी है, फाइनाइट होगा लिमिट पॉइंट की गारंटी है, नहीं गारंटी है। के पास लिमिट पॉइंट होने के लिए के को अनकाउंटेबल होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा, बट अनकाउंटेबल होगा तो सफिशियंट है, सफिशियंट है, ठीक है। बाकी के पास लिमिट पॉइंट से काम हो जाता, के को अगर मैं 1/n ले लेता तो काम हो जाता, ठीक है ना। इट नीड नॉट टू बी अनकाउंटेबल, बट अनकाउंटेबल सफाइसेस, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर, थिंक आपने पहले भी इस क्वेश्चन को किया होगा, बट आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। चलो आगे। ये वाला ट्राई कर लीजिए, एक ये क्विज जो उठाया मैंने, ट्राई दिस आउट। क्या
चलिए, जब आप कर ही रहे हो तो मैं कुछ नए क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। एक थे मेरे पास में, एक क्विज के अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, वो देता हूँ मैं आपको, ठीक है। थोड़ी सी क्लैरिटी कम है इनकी, बट दिख जाएगा आपको, बट क्वेश्चन फ्रेश है। डन है। सी, ऑप्शन सी। एफ एंड एफ जेड बार बोथ आर एनालिटिक ऑन डी, देन व्हाट कैन यू से। ठीक है, ऑप्शन बोला देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी क्लोज सेट कंटेन्ड इन एफ डी। ठीक है, एफ एंड एफ जेड बार बोथ आर एनालिटिक, है ना। अगर दोनों एनालिटिक हो जाए तो क्या बोलते हैं हम फिर फंक्शन के बारे में? व्हाट कैन आई से अबाउट दिस फंक्शन? इफ एफ एंड एफ जेड बार बोथ एनालिटिक, व्हाट कैन आई से अबाउट द फंक्शन? कांस्टेंट। हाँ, फंक्शन इज कांस्टेंट, राइट जी। अगर आपका फंक्शन कांस्टेंट हो गया है, यानी कि रेंज सिंगलटन है। अब देख लो, पहले बोला देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी क्लोज सेट कंटेन्ड इन एफ डी, सिंगलटन तो कंटेन कर ही जाएगा, एम्प्टी भी कंटेन कर जाएगा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, भले कांस्टेंट नहीं होता तो भी। देयर एग्जिस्ट अ नॉन एम्प्टी ओपन सेट कंटेन इन एफ डी, नॉन एम्प्टी ओपन नहीं हो सकता क्योंकि एफ डी जो है वो सिंगलटन है। देयर इज एन ओपन सेट कंटेनिंग एफ डी, ये तो ट्रू है ना। दिस इज इनकरेक्ट, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तैयार रहें। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे, वो एक आता है ना रात को चौकीदार, कि जागते रहें, वैसे ही आप भी जागते रहें। जैसे जैसे पेपर पास में आते जाता है, वैसे वैसे ऐसे, है ना, बढ़ने लगती है धीरे धीरे स्पीड, है ना, दिल की धड़कन की। पैनिक ना करें, है ना, रिलैक्स रहें, लास्ट मोमेंट तक रिलैक्स रहें। वो मतलब एक पहला सजेशन यही है कि पैनिक ना करें, बाकी सब बात की बात है, अलग चीज़ें जो भी है, बट डोंट पैनिक। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल मोर z इक्वल टू 2011 1 अपॉन sin z dz इज व्हाट? क्वेश्चन विजिबल है सबको? आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। और देता हूँ मैं कुछ फ्रेश क्वेश्चंस और निकालता हूँ ना, इस टेस्ट के मेरे पास 2-4 क्वेश्चन और हैं। ये है आपका एमएससी का पेपर है, आईआईटी रोपड़ का। ठीक है, पहले का है, अब का नहीं है। नो आंसर सो फार। एफ, एक ऑप्शन, एक आंसर है मेरे पास एफ। और कोई उम्मीदवार? ए, आह, एक ए, एक एफ।
बस हो गया, करा दूँ अब। को टाइम तो हो गया, इतनी देर में ये क्वेश्चन बन जाता है। चलो 30 सेकेंड्स और दे देता हूँ, अगली क्लास में वॉच लेके आऊँगा मैं स्टॉप वॉच, पूरा पूरा टाइम, 2 मिनट 1 मिनट। बस 2 ही लोग आंसर देंगे, चलिए इसीलिए नए क्वेश्चन करने चाहिए ना, पी वाई क्यूज। अब मैं नहीं लाऊंगा, अब मुझे पता चल गया पी वाई क्यूज कर रखे हैं आपने, अब मैं नए नहीं लाऊंगा, अब नो मोर पी वाई क्यूज। इंटीग्रल मोड z इक्वल टू 2011, यानी कि आपको कर्व जो दिया है वो दिया है मोड z इक्वल टू 2011, ठीक है, एंड योर फंक्शन इज 1/sin z, ठीक है। So the very first thing we need to look at is that how many singularities are there, है ना। ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। इट्स नॉट समथिंग कि लाइक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बनते रहे, लगातार बने हैं। आपको कर्व जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मोड z इक्वल टू 2011, ठीक है, और जो फंक्शन दिया हुआ है वो है आपका 1/sin z, एंड आपको निकालना है इंटीग्रल अराउंड दिस क्लोज कर्व, वट एवर दिस कर्व, लेट्स कॉल इट गामा एफ जेड डी जेड, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या होता है, आप सिंगुलरिटीज देखते हो एफ के पास कितनी है, कहाँ पे है, राइट। अब अगर मैं इस फंक्शन की देखूं तो डोमेन जो है वो काफ़ी बड़ा है, 2011 तक है, तो मैंने ऐसे बना लिया कहाँ कहाँ सिंगुलरिटीज है। इफ आई स्टार्ट लुकिंग फॉर द सिंगुलरिटीज, एक सिंगुलरिटी तो मेरी जीरो पे है। जीरो पे क्या सिंगुलरिटी है, जीरो पे मेरे पास में सिंपल पोल है, राइट। एट जीरो आई हैव सिंपल पोल। व्हाट आर अदर सिंगुलरिटीज, अदर सिंगुलरिटीज आर लाइक यहाँ पे है आपके पास में, कहाँ पे, π/2 पे है, -π/2 पे है ना, नहीं पाई पे, पाई पे है ना, पाई पे, -पाई पे, पाई पे, 2 पाई पे, -2 पाई पे, 3 पाई पे, एंड सो ऑन, ऐसे सिंगुलरिटीज है। अब हो क्या रहा है ना, ये साइन जेड फंक्शन जो है ना 1/sin z, इट्स एन ओड फंक्शन, ठीक है ना। आप कैलकुलेट करके देख लो, जो रेजिड्यू पाई पे आएगा वही रेजिड्यू -पाई पे आएगा नेगेटिव के साथ में, भाई वो माइनस बाहर आ जाएगा। आ रही बात समझ में, हाँ, वो जो रेजिड्यू है ना वो बाहर आता रहेगा माइनस के साथ में, तो यहाँ पे जो रेजिड्यू आएगा वही रेजिड्यू यहाँ पे आएगा और वो सम होके 0 हो जाएगा, एंड द सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड एवरीवेयर, ठीक है ना। ओके, जो रेजिड्यू आपका पाई पे आएगा वही -पाई पे है ना, जो 2 पाई पे आएगा वही -2 पाई पे विथ नेगेटिव साइन, सो इट विल गेट कैंसिल। आप देख लो पाई पे देख लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे आएगा तो आप पाई पे रेजिड्यू चेक कर सकते हो इजीली, है ना। इसमें तो सिंपली z-पाई से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं ना, z-पाई 1/sin z, एंड यू नीड टू फाइंड लिमिट z टेंस टू पाई, नहीं तो फॉर्मूला भी आपके पास, यू कैन अप्लाई दैट। अब आपको यहाँ पे z-पाई करना पड़ेगा, देन इस पे फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा, आई डोंट नो, ठीक है ना, कर लेना कैलकुलेट। सो ये सारे बाकी सब तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जितने इवन साइड इधर आएंगे इस एक्सिस के इस साइड में, उतने ही एक्सिस के इस साइड में आएंगे, यानी कि सिर्फ एक ही जो होगा वो कैंसिल नहीं हो पाएगा, दैट इज 0, है ना, बाकी सिमेट्री है तो वो सिमेट्री कैंसिल कर देगी। तो आपको सिर्फ z इक्वल टू 0 पे रेजिड्यू निकालना है, 1/sin z का, z इक्वल टू 0 पे क्या आएगा, 1 बनाएगा ना, यस और नो, क्या हुआ, हाँ, बस खत्म हो गई बात, प्रॉब्लम सॉल्व, आई होप इट इज सॉल्व, ठीक है।
सो करेक्ट आंसर इज 2 पाई आयोटा इन दैट केस, है ना, जो 0 पे रेजिड्यू आएगा वही है ना? तो ये ओड फंक्शन की वजह से ऐसा हो पाया। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, अगेन अ फ्रेश क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट कैच करना पड़ेगा ना कि लगा क्या रहा है वो, जैसे कैच हो गया क्वेश्चन सोल्व। अगर नहीं हुआ तो फिर दुखदाई होगा मामला आपके लिए। आपको दे रखा है एफ जेड इज इक्वल टू ई टू दी पावर जेड अपॉन जेड टाइम जेड माइनस वन स्क्वायर, देन द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट द सिंगुलर पॉइंट्स आर ना, एटलीस्ट वन सेलेक्ट करना है। 0 पे रेजिड्यू 0 है, 0 पे रेजिड्यू 1 है, 1 पे रेजिड्यू 0 और 1 पे रेजिड्यू 1 है। ये चार ऑप्शन है, करिए देखिए ट्राई। 0 पे रेजिड्यू -1, 1 पे रेजिड्यू 1, बी एंड सी। बी एक जैसा आंसर आता तो मैं सॉल्व नहीं करता ना, अब करना पड़ेगा। बी एंड सी। अब नहीं दूंगा मैं, अब नो मोर पी वाई क्यूज। इसमें बोल रखा है आपको कहाँ पे कौन सा आएगा, ठीक है ना। तो 0 पे पूछ रहा है, तो 0 पे मैं एक चीज़ आराम से देख पा रहा हूँ कि ई टू दी पावर जेड अपॉन जेड जो है वो ना, ये z जो है वो गड़बड़ करेगा, तो पोल आ गया, सिंपल पोल है ना। तो अगर आपको सिंपल पोल पे लिमिट निकालनी हो तो सीधा सीधा क्या करते हो आप, है ना, इसको जो पोल दे रहे हो उस पार्ट को छोड़ देते हो और बचे हुए में वैल्यू रख देते हो। सो ई टू दी पावर 0 अपॉन जेड माइनस 0, सॉरी 0 माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट। सो आई सिंपली गेट ई टू दी पावर 0 इज 1। तो 0 पे रेजिड्यू 1 आ गया, ऑप्शन बी इज ट्रू, ठीक है। अब 1 पे देखना है, so you have e to the power z upon z times z minus 1 whole square, ठीक है। इसमें e to the power z and z minus 1 whole square, 1 पे ऑर्डर 2 का पोल आ गया। अब ऑर्डर 2 का पोल आया है तो एक बार इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, है ना, एंड डेरिवेटिव करके फिर आपको वैल्यू रखना पड़ेगा, राइट। क्या आ रहा है आंसर, डेरिवेटिव करने के बाद में पोल पोल के ऊपर रेजिड्यू निकालना आता है ना, हाउ टू फाइंड रेजिड्यू एट अ पोल, सिंपल पोल। क्या आ रहा है डेरिवेटिव करने के बाद में, सी आ रहा है, डी आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। -1 आ रहा है, और किसी का, रेनू के अलावा और कुछ आ रहा है -1 के अलावा किसी का भी। सिंपल पोल पे रेजिड्यू ना, पोल ऑफ ऑर्डर 2 पे रेजिड्यू पूछ रहा है। अब सीरीज तो खोलेंगे नहीं यहाँ पे, 2 बार डेरिवेटिव कर लेंगे, है ना, बट उससे मल्टीप्लाई करने के बाद में तो ये जो पोल वाला फैक्टर है इसको तो हटा ही देना है। इसका एक बार डेरिवेटिव करना है ई टू द पावर जेड अपॉन जेड का, और फिर इसकी निकाल लेनी है आपको लिमिट z टेंस टू 1 आफ्टर डिफरेंशिएटिंग 1 टाइम्स, ठीक है। क्या आया इसमें, 0 आ रहा है, 0 तो नहीं आना चाहिए, आ भी सकता है ठीक है, 0 आ रहा है, आ सकता है, ठीक है ना।
तो इन दैट केस इट्स सी। मैं मान ले रहा हूँ आपकी बात, दिस यू कैन कैलकुलेट आई थिंक। कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जिससे ये कैलकुलेट ना हो, है ना। मैं डेरिवेटिव तो नहीं करूँगा अब। चलिए अगला क्वेश्चन, तैयार हैं अगले के लिए? करिए ट्राई। जीरो आएगा, हाँ ठीक है, मान लिया जीरो आएगा। एट जेड इक्वल टू वन रेजिड्यू जीरो, तो बी एन सी हो गया फिर, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है वो, डिफिकल्ट नहीं है। ये वाला ट्राई कीजिए। द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट बी दैट विल make the radius of the convergence of the power series equal to 5, for what value of b we will get 5। ठीक है, आरओसी का क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ट्रिकी बनाया हुआ है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। हाँ, ए और बी मिक्स्ड है। चलो मैं देख लेता हूँ क्या है आंसर। आंसर तो मुझे भी देखना पड़ेगा अभी आपके साथ ही। आपको दिया हुआ है ए एन इक्वल टू बी टू दी पावर एन अपॉन लॉग एन, ठीक है ना। और जो आर होती है वो हम निकालेंगे इसकी पावर 1/n एंड लिमिट सुप्रीमम। आई सिंपली गेट बी, है ना, क्योंकि log n टू दी पावर 1/n गोज टू 1 एंड b टू दी पावर 1/n, b टू दी पावर n टू दी पावर n गोज टू b, सो दिस गोज टू b, है ना, लिमिट इज b। अब ये जो होता है वो 1/r होता है, ठीक है ना। एंड व्हाट आई नीड इज r, I need the ROC equal to 5, है ना। So I need that 1/r equal to like r equal to 5, I have r equal to 5, so that will implies that b is equal to 1/5 ना। उल्टा करना है, ये नहीं भूलना उल्टा करना। करेक्ट आंसर इज बी। आगे ना चपेट में, ठीक है। और सिर्फ बी नहीं, सी भी हो जाएगा क्या? अगर ये मोड भी है ना, ये तो मोड भी आया है ना, ठीक है ना। तो -1/5 is also possible। in both the case we have the answer, ठीक है ना, not just one option but b and c both। हाँ, मोड की वजह से दोनों आएगा, ठीक है। आगे ना चपेट में है, आरओसी का क्वेश्चन है ये ठीक है, बी केयरफुल। सो करेक्ट आंसर्स आर बी एंड सी बोथ। ओके, चलो आगे। नए नए क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी मैं, करिए ट्राई। F is from C to C analytic,
phi is equal to z belong to C, f of z equal to 0, then phi is finite. If phi has a limit point, then f is constant. If phi is infinite, then f is constant. If phi does not have limit point, then f is constant. आइडेंटिटी थ्योरम से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना। बी, ठीक है ना। ये मतलब आइडेंटिटी थ्योरम के स्टेटमेंट याद दिलाने के लिए ही है। सर मेरा सेंटर दूर आया है, ये काफ़ी लोगों के साथ हुआ है ना। तीसरी चौथी प्रेफरेंस टिका दी उन्होंने, आपने दी थी ना प्रेफरेंस, बोले ये लो अब जाओ है ना, और रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं। एडमिट कार्ड भी आ गया, अब तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। अपनी सुविधा कर लो व्यवस्था, क्योंकि पेपर तो आपको देना है अल्टीमेटली। चलिए, ये तो सीधा सीधा आइडेंटिटी थ्योरम का स्टेटमेंट पूछ रहा है ना, कि सेट ऑफ जीरोज है यहाँ पे और पूरा सी दिया हुआ है, तो जैसे ही लिमिट पॉइंट आएगा काम हो जाएगा आपका, है ना। सो इफ फाई हैज अ लिमिट पॉइंट देन फंक्शन इज आइडेंटिकली जीरो, नॉट जस्ट कांस्टेंट, इट्स जीरो फंक्शन, ठीक है। ये तो एकदम गलत है। इनफाइनाइट देन कांस्टेंट, तो आप n ले लो, है ना, फाई इक्वल टू n एंड एफ जेड इक्वल टू साइन जेड पाई और साइन पाई जेड व्हाटएवर। ये भी गया। फाई डज नॉट हैव लिमिट पॉइंट, फाई को लिमिट पॉइंट रखना पड़ेगा कांस्टेंट होने के लिए, नहीं जीरो होने के लिए, कांस्टेंट होने के लिए नहीं। So correct answer is option B only. Easy. Let's move to the next one. How many solutions of 3 to the power z minus z equal to 0 are there in the unit disk? No solution, one solution, so many solutions. करिए ट्राई देखें। नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसके पास में। एग्जैक्टली तरीका क्या है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, डील कैसे करोगे इस क्वेश्चन के साथ में, हाउ डू वी सॉल्व इट। आपको दिया हुआ है 3e टू दी पावर z माइनस z इक्वल टू 0, है ना, यानी कि आपको चाहिए 3e टू दी पावर z इक्वल टू z, ऐसा कुछ, है ना। सो आई थिंक यू कैन यूज मोड z लेस इक्वल टू 1 दे रखा है ना, मोड z लेस इक्वल टू 1। सो एफ जेड जी जेड बना लेंगे यहाँ पे भी, एफ जेड इक्वल टू 3e टू दी पावर z एंड जी जेड इज इक्वल टू टेक माइनस z। अब f ऑफ z मोड इज लेस इक्वल टू 3, है ना, मतलब 3 ही आ गया, ये तो 3 ही आ गया, इक्वल टू 3 ऑन मोड z इक्वल टू 1, ठीक है, एंड g ऑफ z मोड इज इक्वल टू 1। सो वी हैव दैट मोड f इज ग्रेटर देन मोड g फॉर ऑल मोड z ग्रेटर मोड z इक्वल टू 1, है ना, बाउंड्री के ऊपर ये हमेशा बड़ा रह रहा है, ठीक है ना। तो जितने जीरो इसके पास होंगे उतने ही जीरो इन दोनों को मिला के होंगे, राइट। आई कैन यूज रोश इस तरह। आ रहा है समझ में क्या कर रहा हूं मैं, जितने जीरो इन दोनों को मिला के होंगे f और g को, f प्लस g के पास उतने ही जीरो होंगे जितने f के पास होंगे, क्योंकि f बड़ा है मॉडुलस इसका बाउंड्री पे, ठीक है। So there are no solution for this equation. ठीक है, yes. So the correct answer is option A. Let's move to the next question. Try this out. ये आपका 20 का है, जो बोल रहे थे कि पेपर जो है डिफिकल्ट था 20 में, उन्हीं के लिए है। P be the positive integer
कंसीडर द क्लोज कर्व आर टी इज इक्वल टू ई टू द पावर आई टी, टी इज इन 0 to 2 pi, let f be a function holomorphic and r is greater than 1, जो ये r दे रखी है वो greater than 1 है. If f has a 0 only at z naught in this whole domain and if it is multiplicity of q, then what will be this integral? ये मैंने बताया था anonymous mathematician. ये फॉर्मूला बताया था मैंने, याद है? ए है ना, क्या फॉर्मूला था ये समझ लो कि ये मैंने 2000 है ना 20 से पहले से बता रहा हूँ, 20 में आ भी गया और आगे भी हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन और आ जाए, थोड़ा जनरल होके आ सकता है ना. क्या फॉर्मूला बताया था कि अगर आपके पास एफ जेड एक मेरोमॉर्फिक फंक्शन है, एनालिटिक नहीं है, मेरोमॉर्फिक, ठीक है, और आपसे पूछा हुआ है इंटीग्रेशन एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड इंटू डी जेड विथ सम क्लोज कर्व गामा, ठीक है, इसका आंसर सिंपली होता है 2 पाई आयोटा n माइनस पी. अब n क्या है? n क्योंकि ये f जो है वो मेरोमॉर्फिक है, मेरोमॉर्फिक ना, मेरोमॉर्फिक मतलब मेरोमॉर्फिक पोल या रिमोल रख सकता है, एसेंशियल नहीं पूरे सी में, बाकी सब जगह एनालिटिक. तो n यानी कि नंबर ऑफ जीरोस काउंट करेंगे f के इस गामा कर्व में, और p इज नंबर ऑफ पोल्स, पोल हो सकते हैं, मेरोमॉर्फिक है ना, नंबर ऑफ पोल इन द कर्व गामा, दैट विल बी व्हेन यू हैव अ you have f dash z upon f z into z z. अब अगर आपके पास में यहाँ पे कुछ फंक्शन मल्टीप्लाई कर दे, इसके लिए भी बताया था मैंने फॉर्मूला, दैट इफ यू गेट द क्वेश्चन लाइक दिस, इंटीग्रेशन अराउंड क्लोज कर्व गामा, ठीक है, सम जी जेड इंटू एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड. अब क्या करोगे, यहाँ पे एक जी जेड मल्टीप्लाई कर दिया, ये जी जो है वो एनालिटिक है विद इन एंड ओन गामा, ठीक है ना, ये मोस्टली ये एंटायर ही देता है जी. तब क्या करना है आपको, तब आप क्या करोगे, जैसे मान लो कि इसके पास में जीरो जो है वो मान लो आपके पास में अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा के जीरोस हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, और मान लो कि ये लाइक रिपीटेड है तो भी मैं इनको ऐसे ही लिख रहा हूं, तब आपको क्या करना है, ये इन जीरोस पे आप इस फंक्शन को इवेल्युएट करोगे, किसको, जी को, ठीक है ना, जी ऑफ अल्फा 1 प्लस जी ऑफ अल्फा 2 एंड सो ऑन प्लस जी ऑफ अल्फा के, ये विथ रिपीटेशन लिखा है मैंने, ठीक है, नहीं तो आप मल्टीप्लिसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे डायरेक्ट, माइनस इस जी को, अगर आपके पास मान लो बीटा 1 बीटा 2 एंड बीटा एल ये सारे पोल्स हैं, तो इन पोल पे इस जी को इवेल्युएट करोगे ना, माइनस जी ऑफ बीटा 1, ये सम होगा इन सबका है ना, प्लस जी ऑफ बीटा 2 एंड सो ऑन जी ऑफ बीटा के, दिस दैट मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आयोटा ऑफ कोर्स, या फिर यहां डिवाइड कर दो 2 पाई आयोटा, इट द फैक्ट रिमेन सेम, ठीक है. आगे ना बात समझ में है, फॉर्मूला, ठीक है ना. अब अगर फंक्शन एनालिटिक है आपका कौन, एफ खुद, तो फिर ये वाला पार्ट आएगा ही नहीं क्योंकि पोल है ही नहीं आपके पास में. इन दैट केस यू विल इवेल्युएट द फंक्शन जी एट ऑल दोस जीरोस. ओके, नाउ इन दिस केस आपको क्या दे रखा है, जी जेड जो है वो आपका जेड टू दी पावर पी दे रखा है ना, ये जी जेड, एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड दे रखा है, और साथ में क्या दिया है कि एफ के पास में इफ एफ है जीरो ओनली एट जेड नोट, सिर्फ जीरो जेड नोट पे है, और मल्टीप्लिसिटी भी दे रखी है, मल्टीप्लिसिटी जो दे रखी है वो क्यू दे रखी है, यानी कि आप यहाँ पे क्यू टाइम्स इवेल्युएट करोगे जी को जेड नोट पे, और एफ के पास कोई पोल है नहीं, है ना, कोई पोल नहीं है ना, देख लेना, एफ इज होलोमॉर्फिक फंक्शन, सो एफ हैज नो पोल्स, तो ये वाला पार्ट तो आएगा ही नहीं, है ना. सो यू विल सिंपली टेक व्हाट, कितने टाइम से मल्टीप्लिसिटी क्यू है, सो क्यू टाइम
एंड जी को यानी कि आप इस फंक्शन को z नोट पे इवेल्युएट कर दोगे, z नोट टू दी पावर p। ओके, और माइनस वो जीरो पोल वाला सीन था जो यहाँ पे है नहीं, सो सिंपली -0, तो दैट विल बी योर आंसर। 2 पाई आयोटा इसने यहाँ पे ले लिया, सो दिस इज आंसर, करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है ना, क्लियर है ना, ये फॉर्मूला याद कर लेना, हो सकता है छप जाए, ऐसे क्वेश्चन छप सकते हैं कभी भी, है ना। और हो सकता है आपको इस बार फंक्शन जो है इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ना देके थोड़ा मिक्स करके देगा, हर बार इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शन नहीं देगा वो आपको। चलिए इतना ही रखते हैं आज की कार्रवाई, फिर मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। ये एक क्वेश्चन है जो मैं आपको आज के लिए दे रहा हूँ करने के लिए, आप ट्राई करना। बाकी आपसे अगली क्लास में फिर मिलेंगे कुछ नए और अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, मैं हूँ 1 मिनट यहाँ पे, और नहीं तो फिर कल मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। कल सोच रहा हूँ मैं अलजेब्रा रखा जाए, है ना, रिंग थियरी, नॉट विजिबल, आएगा आएगा। या यू वेलकम वर्षा एंड रेस्ट ऑफ यू गाइस, वेरी वेलकम। पेपर के लिए थोड़े से दिन बचे हैं, थोड़े से मतलब बहुत थोड़े। अब आपको 1-2 टेस्ट देने तो दे सकते हो अगर कहीं से है आपके पास में, तो ताकि नए पढ़ने से बचें। एक क्वेश्चन के पीछे परेशान बिल्कुल ना हो, नहीं आ रहा है तुरंत हेल्प लें, है ना, भेज दें, किसी से पूछ लें, नहीं हो रहा है छोड़ दो उसको, बस हो गया। अब ज़्यादा दुखी नहीं होना है, जो चीज़ें आ रही है उनको और स्ट्रॉन्ग करें, रिवीजन करें और खुद के ऊपर भरोसा रखें। ठीक है, अपने नोट्स सारे पन्ने पलट लें एक बार, जितने पढ़े हैं सब। इसके अलावा ज़्यादा कोई हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है, अब हो गया बस। अब है ना, पूरे 6 महीने 8 महीने की मेहनत होती है, 2-4 दिन की मेहनत से कुछ नहीं होता। मेहनत, अच्छी मेहनत हो चुकी, अब आराम से जो है उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम करते रहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में विथ अ न्यू टॉपिक एंड विथ मोर क्वेश्चंस। ऐसे ही मैराथन सेशन रखते हैं बचे हुए 3-4 दिन में। गुड नाइट एवरीवन, सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप दैट दीज सेशंस आर हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपके कोई सजेशंस हैं या फिर कुछ कमेंट करना चाहते हैं आप, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वो इस बार लग रहा है कि हार्ड क्वेश्चन आएगा, मुझे लगता है पेपर मॉडरेट ही रहेगा, ये मेरा गैस है, अगेन ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, मॉडरेट ही रहेगा। बट हाँ, पिछली बार से थोड़ा थोड़ा अच्छा आ सकता है, पिछली बार से थोड़ा अच्छा आ सकता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पे अच्छे से काम किया है ना, तो आपको तो हार्ड पेपर ही की ही विश करनी चाहिए, ताकि जो पढ़ गए हैं वही हो, है ना, सबसे ना हो, है ना। मैं तो चाहता हूँ हार्ड ही आए, ताकि कम कट ऑफ जाए, लिमिटेड क्वेश्चन करो। इजी आता है, हर कोई कराता है, जो नहीं पढ़ा वो भी कराता है ना। तो पेपर हार्ड आना चाहिए, अगर आपने मेहनत की है तो दुआ करिए पेपर हार्ड आए। अब ठीक है, अब पॉजिटिव। ओके, चलिए